देखिए, सारी की सारी ट्रेनें, उनके लोकोमोटिव एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत पर चलते हैं। वो किसी भी एनर्जी सोर्स को, चाहे वो कोयला हो, डीजल हो या फिर बिजली, उसे मैकेनिकल पावर में बदल देते हैं और ये ही पावर पहियों को घुमाकर ट्रेन को आगे बढ़ाती है। तो चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के सफर पे निकलते हैं और देखते हैं ये सब कैसे हुआ। हम सब ने इन बड़ी बड़ी मशीनों को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे आखिर ये जादू होता कैसे है? ये फ्यूल को रफ्तार में बदलते कैसे हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एकदम आसान भाषा में, भाप के जमाने से शुरू करके आज की बिजली की तेजी तक। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है भाप के इंजन से। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने, आप कह सकते हैं, रेल की दुनिया की नींव रखी। इसे बाहरी दहन या एक्सटर्नल कंबशन का दौर भी कहते हैं। अब ये नाम क्यों? क्योंकि असली खेल, असली ताकत इंजन के सिलेंडर के अंदर नहीं बल्कि बाहर पैदा होती थी। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए कि स्टीम इंजन एक बहुत बहुत बड़ी केतली है जिसे पहियों पर रख दिया गया है। यहाँ होता क्या है कि ईंधन, मतलब कोयला या लकड़ी, वो सीधे इंजन में नहीं जलता। वो जलता है एक अलग जगह पर जिसे कहते हैं फायर बॉक्स। और बस इसी वजह से, क्योंकि आग इंजन से बाहर जल रही है, इसे एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। सिंपल है। तो फिर ये काम कैसे करता है? देखिए, फायर बॉक्स में आग जलाई जाती है। इससे पैदा होती है बहुत गर्म गैस। अब ये गर्म गैस बॉयलर के अंदर लगी ढेरों ट्यूब से होकर गुजरती है। इन ट्यूब्स को कहते हैं फायर ट्यूब्स। और इन ट्यूब्स के चारों तरफ भरा होता है पानी। जैसे ही गर्म गैसेस इन ट्यूब से निकलती हैं, वो पानी को खौला देती हैं और बन जाती है हाई प्रेशर स्टीम, मतलब बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप। और दोस्तों, यही भाप है इंजन की असली जान, उसकी असली पावर। तो अगर हम पूरे प्रोसेस को एकदम शॉर्ट में समझें तो ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, फ्यूल जलाकर गर्मी पैदा करो। दूसरा, उस गर्मी से पानी उबालकर हाई प्रेशर भाप बनाओ। तीसरा, उस भाप के जोर से एक पिस्टन को धक्का दो। और चौथा, रॉड्स की मदद से उस सीधे धक्के को पहियों के घूमने में बदल दो। बस इतना ही है पूरा खेल। चलिए आप जरा इसके मैकेनिकल दिल को समझते हैं। बॉयलर से जो हाई प्रेशर वाली भाप निकली थी ना, वो जाती है एक सिलेंडर में और वहां वो एक पिस्टन को जोर से आगे और पीछे धकेलती है। बस यही जो आगे पीछे वाली सीधी मूवमेंट है, उसे एक कनेक्टिंग रॉड पकड़ती है और पहियों तक पहुंचा देती है, उसे गोल गोल घूमने वाली मूवमेंट में बदलकर, और बस ट्रेन चल पड़ती है। अच्छा, और वो जो ट्रेन की आइकॉनिक छुक 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 आवाज है, वो कहाँ से आती है? वो असल में इसी प्रोसेस का हिस्सा है। जब भाप पिस्टन को एक तरफ धक्का दे देती है तो वो इस्तेमाल की हुई भाप सिलेंडर से बाहर निकलती है और वही आवाज है छुक। फिर फौरन दूसरी तरफ से ताज़ी भाप अंदर आती है, पिस्टन दूसरी तरफ जाता है और फिर वहां से भाप निकलती है। बस यही साइकिल चलता रहता है, छुक छुक छुक। देखिए, भाप इंजन अपने जमाने के लिए एक क्रांति थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे। सबसे बड़ी दिक्कत थी इनकी एफिशिएंसी। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 6%, मतलब जितना कोयला जलता था उसकी सिर्फ 6% एनर्जी ही काम आती थी। ऊपर से मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था और एक इंजन को सुबह सुबह स्टार्ट करने में ही घंटों लग जाते थे। तो जाहिर है इन सब वजहों ने एक बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत पैदा कर दी। और इसी जरूरत का जवाब बनकर आया डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये एक गेम चेंजर था। इसे आप एक चलता फिरता खुद का पावर स्टेशन समझ सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने रेलवे की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क है, वो है आग जलने की जगह का। याद है स्टीम इंजन में आग बाहर जलती थी? डीजल इंजन में फ्यूल सीधे इंजन के सिलेंडर के अंदर जलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आपकी कार में होता है। और इसीलिए इसे कहते हैं इंटरनल कंबशन या आंतरिक दहन। डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम की सबसे मजेदार और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? यहाँ डीजल इंजन पहियों को डायरेक्ट नहीं घुमाता। जी हाँ, इसके बजाय वो एक बहुत बड़े जनरेटर को चलाता है। ये जनरेटर बनाता है बिजली। फिर ये बिजली तारों से होकर ट्रैक्शन मोटर्स तक जाती है और ये मोटर्स पहियों को घुमाती हैं। मतलब इंजन और पहियों के बीच कोई भी सीधा मैकेनिकल कनेक्शन है ही नहीं। सब कुछ बिजली के जरिए होता है। हाँ, और वक्त के साथ ये ट्रांसमिशन सिस्टम भी बेहतर होता गया।
शुरू शुरू में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर्स यूज होते थे। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और आए एसी ऑल्टरनेटर्स जो ज्यादा भरोसेमंद थे। ये एसी करंट बनाते थे जिसे डीसी में बदलकर मोटर्स को भेजा जाता था। और आज तो सबसे एडवांस सिस्टम है जिसमें एसी से बिजली बनती है, उसे डीसी में बदला जाता है और फिर वापस वेरिएबल एसी में बदलकर और भी पावरफुल एसी मोटर्स को चलाया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड होती रही। तो सवाल ये उठता है कि इस सब झमेले का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि डीजल इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन कितनी तेजी से चल रही है, वो हमेशा अपनी बेस्ट सबसे एफिशिएंट स्पीड पर चलता रहता है। इससे फ्यूल की इतनी जबरदस्त बचत होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे ट्रेन पहाड़ पर धीरे धीरे भारी बोझ खींच रही हो या खाली पटरी पर तेजी से दौड़ रही हो, इंजन हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पर काम करता है। तो स्टीम से डीजल इलेक्ट्रिक तक आ गए। अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और वो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। यहाँ ट्रेन के ऊपर लगा हुआ पावर प्लांट ही गायब हो जाता है, ये सीधे पावर ग्रिड से जुड़ जाती है। देखिए, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाता, उसे एनर्जी मिलती है एक बाहरी सोर्स से। ये सोर्स हो सकती हैं पटरियों के ऊपर लगी बिजली की तारें, जिन्हें ओवरहेड लाइंस कहते हैं, या फिर पटरी के साथ चलती एक तीसरी रेल। बस वहां से बिजली ली और सीधे अपनी ट्रैक्शन मोटर्स को दे दी जो पहियों को घुमा देती हैं। और इसके फायदे? अरे फायदे तो जबरदस्त हैं। इनकी एफिशिएंसी 90% से भी ज्यादा होती है, मतलब एनर्जी का वेस्टेज ना के बराबर। ये बहुत शांत होते हैं और सबसे बड़ी बात, जहां ये चलते हैं वहां जीरो पोल्यूशन करते हैं। इतना ही नहीं, ये डीजल इंजन से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और एक और कमाल की चीज है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, जिससे ब्रेक लगाने पर ये बिजली बनाकर वापस ग्रिड में भेज देते हैं। कमाल है ना? तो हमने 3 अलग अलग तरह के इंजन देख लिए, स्टीम, डीजल इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल, ये तीनों अपनी पावर को पहियों तक आखिर पहुंचाते कैसे हैं? चलिए अब इनके ट्रांसमिशन सिस्टम को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टीम इंजन की। यहाँ सब कुछ 100% मैकेनिकल है। भाप का प्रेशर पिस्टन को धक्का देता है और फिर रॉड्स का एक पूरा सिस्टम उस सीधे धक्के को पहियों के गोल घूमने में बदल देता है। ये एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन है, कोई लाग लपेट नहीं। फिर आता है डीजल इलेक्ट्रिक। यहाँ बिजली एक बिचौलिए, एक मीडिएटर की तरह काम करती है। होता क्या है कि डीजल इंजन की मैकेनिकल एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और फिर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैक्शन मोटर्स के जरिए वापस मैकेनिकल एनर्जी बनकर पहियों को घुमाती है। तो यहाँ पावर का ट्रांसफर इनडायरेक्ट। अच्छा, एक और तरीका भी है जो उतना कॉमन नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, वो है डीजल हाइड्रोलिक। इसमें डीजल इंजन बिजली नहीं बनाता है, बल्कि वो एक फ्लूइड, मतलब एक तरह के तेल को बहुत तेजी से पंप करने के लिए टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल करता है। ये तेजी से घूमता हुआ तेल फिर एक टरबाइन को घुमाता है और वो टरबाइन पहियों से जुड़ी होती है। आप इसे एक ऑटोमेटिक कार के ट्रांसमिशन जैसा समझ सकते हैं। बस तो हमने देखा कि कैसे लोकोमोटिव की टेक्नोलॉजी एक सिंपल सी मैकेनिकल दुनिया से शुरू होकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सुपर एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम तक पहुंची। और ये पूरा सफर हमें एक ही बात सिखाता है कि बेहतर एफिशिएंसी और ज्यादा पावर की जो तलाश है, वही हमेशा टेक्नोलॉजी को आगे और आगे लेकर जाती है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो हमने टेक्नोलॉजी की 3 बड़ी छलांगें देखी हैं। पहली छलांग थी कोयला जलाकर भाप की ताकत का इस्तेमाल करना। दूसरी छलांग थी डीजल इंजन के साथ अपना पावर प्लांट ही साथ लेकर चलना। और तीसरी छलांग थी फ्यूल को पूरी तरह से हटाकर सीधे बिजली के ग्रिड से जुड़ जाना। और ये सफ़र आज हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हम बैटरी टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के बारे में सुन रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम एक और बड़ी क्रांति के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? क्या लोकोमोटिव का ये सफ़र अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच गया है या अभी उसका बनना बाकी है? लगता है लोकोमोटिव के विकास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसका अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।